नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दिवाकर वर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस टेल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करके लेके आता हूं अपने इस न्यूज़ एंड शॉर्ट एनालिसिस में एनएसए में। तो उसी के साथ हाजिर हूं। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में फिर से देना चाहूँगा कि बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको इशू समझ में आ जाए उस हिसाब से मैं उतना ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बहुत लंबा नहीं, लेकिन काम के हिसाब से रहता है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। जैसा आप देख सकते हैं, इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु डाइड, म्यूटनी मेमोरियल्स टेल्स स्टोरी ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, एक म्यूटनी मेमोरियल है जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में काफ़ी स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इस पर एक चर्चा हो रही थी जिसमें बताया गया कि पहले क्या था कि इस जो म्यूटनी मेमोरियल है इस पर उन लोगों के नाम अंकित थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे ना, विद्रोह को दबाने में, कम करने में। फिर बाद में आज़ादी के लगभग 25 साल बाद फिर इंडियन सिपाही जो थे या और भी जो लोग थे जो इसमें शहीद हुए थे उनका नाम लिखा गया, उसको अंग्रेज़ों के नाम हटा के। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अभी थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लीडर्स तो आप जानते ही हैं इसमें कौन कौन से थे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफ़र, है ना, अब्दुल गफ़ार खान, ये सब लोग। तो अब देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसके कौन कौन से कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल रीजन्स में देखें पॉलिटिकल कारण क्या क्या थे, सबसे जो अलग निकल के आता वो ये है कि अंग्रेज़ों की जो राज्य हड़पने की जो नीति थी, ठीक है, वो कई तरीके से, जैसे इफेक्टिव कंट्रोल हो गया या सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स हो गया, इन सब के थ्रू वो जो इंडियन रूलर्स थे या प्रिंसेस थे उनकी ज़मीन, उनकी स्टेट, उनके राज्य को हड़प लेते थे। सब्सिडायरी अलायंस का मतलब ये होता था कि इसमें अंग्रेज़ आपकी कोर्ट में या इंडियन रूलर्स के कोर्ट में एक अपना ऑफिसर रखेगा ताकि वो उसको हाल चाल पता रहे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, और आपके राज्य में ही उनकी कुछ सैनिक भी रहेंगे ना, तो उन सब का खर्चा उस राजा को या उस प्रिंस को ही देना होता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, अच्छा, सब्सिडियरी अलायंस जो है और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये दोनों इतनी इफेक्टिव पॉलिसीज़ थी एकदम 1857 तक आते आते इसे एक बड़ा कारण बन गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आप जानते हैं इसमें कि लॉर्ड डलहौजी ने ये आपका झांसी हो गया, अवध हो गया, सतारा हो गया, इन सब राज्यों को अपने में मिला लिया था, तो जिसकी वजह से डिसकंटेंट अमंग द इंडियन रूलर्स वाज डेवलप देयर। सो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। एंड जो सक्सेशन का जो राइट था ना, मतलब अपने पिता के बाद उत्तराधिकार वाला जो राइट था उसको भी हिंदू प्रिंसेस को नहीं दिया गया ना। रूलर्स के जो स्टेट थे वो ख़त्म हुए, तो उन लोग में भी काफ़ी गुस्सा आया इसके प्रति। अगला कारण है सोशल काज। सोशल काज में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने सोशल रिफॉर्म किए ना उस टाइम, कि वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, इंडियंस को डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से उसके ख़िलाफ़ भी वो रेशियल ओवरटोन्स थे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हम बड़े हैं, हम सीनियर हैं, वो इंडियंस को हीन भावना से देखते थे, तो वो सब चीज़ें थी। और फिर सती प्रथा को बंद करना ना, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना, वुमेंस के एजुकेशन को सपोर्ट करना, ये सब थोड़ा ऐसा इस तरीके से देखा गया था कि हमारे जो सामाजिक ताना बाना था उसमें इंटरफ्रेंस हो रहा था ना, तो जनरल पब्लिक को उस टाइम, जनरल इंडियंस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी इसके खिलाफ़ थे। ठीक है, और जो है फिर उसमें रिलीजियस काजेस में आता है आपका क्रिश्चियन मिशनरीज
जो थे वो कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ पे आके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और इंडियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, वो जो है अखर रहा था। और फिर इसके बाद एक आया था रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856 में ना, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू का वो जो एक कस्टम हुआ करता था पहले, कि अगर आप धर्म बदलते हैं तो आपको अपनी जो पैतृक संपत्ति है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856 है उसमें इसको बदल दिया गया, कहा गया कि अगर आप धर्म बदलते भी हैं तब भी आपको पैतृक संपत्ति आपकी मिलेगी। तो ये भी हमारी मतलब पुरानी ट्रेडिशनल मान्यताओं के खिलाफ था। एंड फिर इकोनॉमिक काजेस, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, जिसमें कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी है ना, हस्तशिल्प था, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, उसको रिप्लेस कर दिया गया मशीनों द्वारा। तो ज़्यादातर लोग तो बेरोज़गार हो गए, ठीक है। और उसका भी डिस्कंटेंट था, ज़्यादा टैक्स लगाया गया है ना, मनमाने दर पे टैक्स लगाया गया और लोन को ज़बरदस्ती तरीके से वसूला गया। उनकी संपत्ति, किसानों की संपत्ति, उनकी खेत बाड़ी या उनके जो एसेट थे, जानवर, वो सब तो जब्त कर लिए जाते थे, ठीक है। और जो ज़मींदार थे वो लोग भी अपना अपना लैंड राइट्स खो रहे थे, जिसकी वजह से वो भी इसके खिलाफ आए, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ढेर सारा करप्शन था, कोर्ट में हो गया, पुलिस में हो गया, कहीं भी ना, तो जितने भी ऑफिसर्स थे उन सब में करप्शन बहुत ज़्यादा था। मिलिट्री काजेज तो सबसे बड़ा था, ठीक है। पहले तो दोनों में भेदभाव ज़्यादा था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, कि इंग्लिश जो ऑफिसर्स थे, इंग्लिश जो आर्मी थी, वो अपने आप को सुपीरियर समझती थी और इंडियन सिपाहियों को नीचा समझती थी, ठीक है। और जो उनको एमोलमेंट्स मिलते थे, जो वेतन मिलता था, सैलरी मिलता था, वो भी अंग्रेज़ों की तुलना में इंडियन सिपाहियों को कम दिया जाता था, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं उसको, एक रूमर भी फैला हुआ था कि जो उनके मिशनरीज थे वो लोग धर्मांतरण कर रहे थे, ठीक है। उनकी जो पगड़ी थी या फिर अपने कास्ट को, अपनी धर्म को बताने के लिए जो भी वो लोग कोई निशानी पहनते थे उसको भी मना किया जाता था, ठीक है। एक 1856 में जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट इनलिस्टमेंट एक्ट आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ना। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम गवर्नर, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपको सर्विस देनी होगी, आप चाहे कहीं भी रहें, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी रहें आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे ये हुआ कि पहले हमारी मान्यता थी कि समुद्र में जाने पर, समुद्र या अपने देश से बाहर जाने पर हमारी जात जो है भ्रष्ट हो जाती है, तो लोग, सिपाही लोग मना करते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट आ गया उसके बाद उसमें यही कहा गया कि आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम कहीं भी कभी भी सर्विस के लिए कहें तो आपको देना पड़ेगा, तो वो भी उनके खिलाफ था। और फॉरेन सर्विस का जो भत्ता हुआ करता था, जब उनको सिंध या पंजाब में सर्विस के लिए भेजा वो भी मना कर दिया गया, वो भी नहीं देने लगे ना। अवध का अनेक्सेशन जब हो गया, अवध में ऑलरेडी जैसे आपको पता नॉर्थ इंडिया में मोस्टली फोकस था ये 1857 की क्रांति, तो जब अवध को उन्होंने हड़प लिया तो वहाँ से ज़्यादातर सिपाही अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो, वो भी उनके गुस्सा का कारण था ना। और भेदभाव तो था ही, रेसिज्म, अपने आप को सुपीरियर रेस समझते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, मतलब ये सारे काजेज थे जिसकी वजह से वो रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, रिवॉल्ट होता है, इसमें तमाम लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ लेता कौन लीडर कहाँ से था, ठीक है। तो दिल्ली जो एग्ज़ाम का मेन सेंटर, उसका रिवॉल्ट का मेन सेंटर था, उसमें बहादुर शाह जफ़र, वो जो लास्ट किंग थे मुग़ल वाले, मुग़लिया सल्तनत के लास्ट किंग, उनको उन्होंने अपना राजा माना, सारे लोगों ने, सिपाहियों ने और बाकी जितने भी
लोकल प्रिंस थे उन लोगों ने राजा माना। बहादुर शाह जफ़र और जनरल बख्त खान, उन्होंने मतलब वहाँ का जो अभियान था दिल्ली का संभाला। कानपुर में थे नाना साहेब, है ना। इनको क्या हुआ था, इनको अपनी फैमिली टाइटल रिफ्यूज़ कर दी गई थी, उनको पूना से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो वो आके कानपुर में रह रहे थे, फिर कानपुर में उन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। फिर बेगम हजरत महल, ये लखनऊ पे थी, लखनऊ से इन्होंने लड़ा ना। इनका इनका जो बेटा था बिरजिस कादिर, ठीक है, उसको नवाब नहीं बना रहे थे अंग्रेज़ लोग, तो जिसकी वजह से वो लड़ी और उनके साथ तमाम जनता थी। फिर यहाँ बरेली में खान बहादुर, ठीक है, बरेली में खान बहादुर थे। इन्होंने लोहा लिया अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ की आर्मी का। लगभग 40,000 लोगों की इकट्ठा कर पाए थे, तो उस टाइम काफ़ी बड़ी तादाद में थे। बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह को बोला गया था कि आपको पेंशन वेंशन दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने मना किया और लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैज़ाबाद से, झांसी की रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी, तो पता ही है ना। तो ये लोग पार्टिसिपेट किए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फेल क्यों हो गया, इतने लोग पार्टिसिपेट किए, इतनी जनता, उसका कारण कुछ यही था कि रिवोल्ट जो था वो लोकलाइज था, बहुत मतलब लोकलाइज इन द सेंस कि पूरे इंडिया में नहीं था, अपन इंडिया नहीं था, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही था, ठीक है। और पुअरली ऑर्गेनाइज था, जो जैसे पाया जहाँ से लाठी भाला लेके सब चल पड़े, है ना। बंदूक वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं थी, और जबकि अंग्रेज़ों के पास रॉयल इनफील्ड राइफल थी नई नई, तो उसका मुकाबला नहीं था कोई, ठीक है। बेटर रिसोर्सेस वही चीज़ हो गई, उनके पास अच्छी वाली बंदूक थी, और हम लोग जो है वही भाला और लकड़ी डंडा या जो भी पाए उसी से लड़े थे, तो इस वजह से भी ना। और जो बड़े ज़मींदार थे वो, उन्होंने एक्चुअली इस मूवमेंट को, इस विद्रोह को कम करने का ही काम किया। उन्होंने एक्चुअली ब्रिटिश को सपोर्ट किया, और जो मर्चेंट्स थे, है ना, मनी लेंडर्स थे, उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जब विद्रोह हो रहा था तो उसमें जो लोन उनकी पर्चियाँ वर्चियाँ थी या जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब भी ध्वस्त किए गए, जलाए गए। तो इस वजह से उन लोगों ने सोचा, मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स ने सोचा कि हमारा तो इंटरेस्ट इंग्लिश के साथ ही है, ब्रिटिश के साथ ही है, तो वो भी साइड हो गए ना। और जो मॉडर्न एजुकेटेड लोग थे वो ये सोचते थे कि वार तो बैकवर्ड लुकिंग है ना, बैकवर्ड पीछे धकेल रहा हमें, हमें अंग्रेज़ों के साथ चलना चाहिए, वो हमें मॉडर्न बनाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन देंगे। तो इस गलत फहमी में थे, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर पाए ना। एंड जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने भी जनरली ज्वाइन नहीं किया। लगभग 1/4 ऑफ द एरिया और 1/10, 1/10 पॉपुलेशन और 1/4 भाग जो एरिया थी वो वही इंगेज थी इस युद्ध में, बाकी तो सब शांति थे, है ना। तो ये सब भी एक बड़ा कारण था। और उनके पास क्या था कि भाई, जैसे अभी आज के टाइम पे अपना व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो इन सब के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले लेते पहुंचा जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों के पास ऐसा कुछ सिस्टम उस समय था नहीं, है ना। जबकि अंग्रेज़ों के पास था अपना इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिसको कि वो आपस में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे, तो इस वजह से उनका जो मतलब सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट था वो उसमें हेल्प हुआ काफ़ी। उनके जो जनरल्स थे, जो जनरल्स मतलब जो उनके जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, वो हाईली ट्रेंड थे, ठीक है, उनकी बेटर मिलिट्री स्किल्स थी। तो ये सारे रीजन की वजह से जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही मतलब दूरगामी थे, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ ये हुई कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हो गई, और कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाइटल लिया ग्रेट ब्रिटेन ने, ठीक है, जिसको कि लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया था इलाहाबाद के दरबार में, जिसमें एक 1858 में इलाहाबाद दरबार लगा था। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद दरबार कब लगा था, तो 1857 की क्रांति ख़त्म होने के बाद लगा था, ठीक है। एक्सपेंशन और एनेक्सेशन का जो समय था, एरा था, वो उसको ख़त्म कर दिया गया कि अब ज़बरदस्ती राजाओं की ज़मीन नहीं हड़पनी है, ठीक है, कोऑपरेट करके चलना है और सबको अब से ब्रिटिश पैरामाउंट के अंदर ही काम करना है। मतलब कि एक एक क्राउन किंग रहेगा और उसके अंदर सारी स्टेट अपना अपना काम करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें थी। अब आर्मी जो थी, आर्मी उसको और ज़्यादा ही बेहतर तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज किए। डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया। रेस के बेस पे, जात के बेस पे आर्मी को डिवाइड किया गया ताकि अलग अलग जात के लोग रहें। ऐसी जाति एक साथ रखी गई जो कि एक दूसरे से हेट करती हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ये सारे मतलब कॉन्सिक्वेंसेस थे। लेकिन एक बहुत ख़ास चीज़, दो तीन ख़ास चीज़ें जो थी वो ये कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उस टाइम, ठीक है। विरोध भले था लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, दोनों लोग साथ मिलकर लड़े और एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को, रिलीजन को उन लोगों ने रिस्पेक्ट किया। और उस टाइम हम एक इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहे थे, हम एक इंडिया है, इंडिया के वासी हैं, इतना नहीं सोच पा रहे थे। तो लेकिन जब युद्ध ये रिवॉल्ट ख़त्म हुआ, सप्रेस किया गया, उसके बाद ये फीलिंग सब में आ गई थी कि हाँ, हम एक विदेशी ताकत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो हमें उसके लिए एकजुट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज़ें और आप याद कर सकते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश लोग, जितने भी लोग थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस मोस्टली वो ये कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोही था और कुछ नहीं था, सिपाही म्यूटनी थी, ठीक है। लेकिन बी डी सावरकर जो थे, उन्होंने अपनी बुक में कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, ठीक है। और इसके बारे में डॉक्टर एस एन सेन ने एक किताब लिखी 1857, डॉक्टर एस एन सेन 1857, ठीक है। आर सी मजूमदार एक लोग थे, वो कह रहे थे कि ना तो ये पहला था, ना नेशनल था और ना ही इंडिपेंडेंस के लिए था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 1857 के रिवॉल्ट से लेके। करंट के साथ साथ मैंने थोड़ा स्टैटिक का भी इसमें कवर किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट्स इसमें कवर हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये काफ़ी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंटोनियो गुटरेस जो कि यूएन के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रीन वॉशिंग के लिए हमें जीरो टॉलरेंस की नीति लानी पड़ेगी ना। अब लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो ग्रीन वॉशिंग हम अगले स्लाइड में देखेंगे, जिसमें लोग कहते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है ग्रीन एनर्जी से बना है या ग्रीन प्रोडक्ट से बना है ना, इन्वायरमेंट को ख्याल रखते हुए बना है, रिसाइक्लेबल है, नॉन टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है ना, एनिमल क्रूअल्टी फ्री है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सब जो बोल देते हैं हम लोग इसको, लेकिन होता नहीं है, तो वो होगा ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। अभी किस तरीके से करते हैं इसमें देखिए कि वो वेगनेस कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोलेंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ग्रीन है, लेकिन किस तरीके से ग्रीन है वो नहीं बताते हैं ना। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो ग्रीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो सब नहीं बताते, बस बोल देंगे हाँ ग्रीन प्रोडक्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लेज़र इविल्स, उसमें अच्छा लेबल लगा देंगे ग्रीन ग्रीन सा ना, जिससे कि वो लगे कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इररिलेवेंस, क्लेमिंग टू अवॉइड यूजिंग अ मटेरियल और प्रैक्टिस, इसमें से कोई एक ऐसा मटेरियल ऐसा रहेगा, बोल देंगे कि हमने इसको नहीं यूज़ किया क्योंकि ये इन्वायरमेंट को ख़राब करता था, जबकि और तमाम जो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको यूज़ करेंगे। तो जो नहीं रहेगा, जिसको अवॉइड कर पाएंगे, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, उसी को मेंशन करते हैं, बाकी प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करते हैं। हिडन ट्रेड ऑफ ना, जैसे कोई एक की इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट पे, किसी एक प्रोडक्ट का कोई एक चीज़ ऐसा है जो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो लेकिन और तमाम चीज़ें नुकसानदायक हों, तब भी कहते हैं कि नहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कोई प्रूफ नहीं होता, बस ऐसे ही बोल देना, ठीक है।
अभी देखिए जैसे इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोडक्ट का बस खाली लेवल चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। कोका कोला आप देख सकते हैं, पेप्सी, ये सब का खाली लेवल चेंज कर दिए ऊपर वाला है ना रैपर, तो इसकी वजह से उसको बोल देंगे कि ग्रीन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो जाता। तो ये हो गया आपका ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ये भी एक अच्छी स्लाइड है। इसमें ये बता रहे हैं कि ग्रीन वॉशिंग करते क्यों हैं, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग इसलिए करते हैं कि जैसे कंज्यूमर्स अच्छा लगता है आपको ना कि हाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये सब जान के, तो इसलिए बताते हैं उसको। और 73% आप ग्लोबल कंज्यूमर्स जो ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली शब्द सुन के अपने प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा खरीदते हैं ना। अब और ये लोग क्या करते हैं, प्रचार में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। प्रोडक्ट वगैरह जो है वो है, उसका प्रचार ढेर सारा करेंगे। देखो ग्रीन ग्रीन पहन के सब ग्रीन ग्रीन ही पहनेंगे और ग्रीन ग्रीन करते रहेंगे, जिसके चक्कर में जनरल कंज्यूमर को क्या लगता है हाँ सब अच्छा है ना। और फिर उसके बाद एक जो कार्बन ऑफसेट है उसका मतलब ये है कि हाँ जितना हम कार्बन इमिशन करते हैं उतना हम फॉरेस्ट लगा देते हैं। जैसे अक्सर सुनाई देता है ना कंपनीज़ कि हम जितना फॉरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं उसका आपको अलग से फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि ये ऑफसेट उतना इफेक्टिव नहीं होता, 5 से 7% ही कार्बन इमिशन को रोक पाता है, जबकि इमिशन बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया ग्रीन वॉशिंग क्या है। इससे अभी पिछले ही साल 2022 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में, ठीक है। आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। तो एक्चुअली यही ऑप्शन जो है इसका सही है कि गलत इंप्रेशन ना बताते हैं कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटली अच्छा है, साउंड है, इको फ्रेंडली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फॉल्स इंप्रेशन होता है। तो वही ये ग्रीन वॉशिंग। अच्छा यूपीएससी मेंस में भी कार्बन क्रेडिट से ना एक क्वेश्चन पूछा है 2014 में कि कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अब तो काफ़ी सस्ते हो गए, तो क्या वो अभी भी उतने रिलेवेंट एंड इफेक्टिव हैं, ठीक है। उसको उसके बारे में सवाल पूछा था 2014 में। अगली आर्टिकल पे चलते हैं जो कि है हिमाचल प्रदेश विल हैव द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट टनल बाई 2025। तो हिमाचल प्रदेश को 2025 तक वर्ल्ड का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा टनल मिलने वाला है, जो कि है सिनकुनला पास के पास, ठीक है, सिनकुनला टनल। तो वो क्या है वो होगा लगभग उसकी लंबाई 4 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे ये है आपका टनल, ये जो बन रहा है 4 किलोमीटर की लंबाई है और 16,500 फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा बनाया जा रहा है ये, ठीक है। और कहाँ कहाँ कनेक्ट करेगा आप देख सकते हैं। सिनकुनला ये आपके लद्दाख के जस्कार वैली एंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली में, वहाँ इन दोनों के बीच में ये बनेगा सिनकुनला टनल। तो जस्कार और लाहौल को कनेक्ट करने वाला है ये लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे तो ये टनल है और उसके बीच का नीचे वाला जो लोग ऑफिशियल्स एंड आर्मी लोग खड़े हैं ये सब, ये इतना एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, इतना स्पेसियस रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। थोड़ा देख लेते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। 1960 में बना था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। 2015 में ये कम्प्लीटली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया। इसके पहले इसको फंड्स मिलते थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मोटो सॉरी स्पेलिंग इसमें T डबल रहेगा, हाँ। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। श्रमेण सर्वम साध्यम, मतलब कि श्रम से सब कुछ साध्य है, अर्थात श्रम ज़्यादा हार्ड वर्क एवरीथिंग इज अचीवेबल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। 5 लाख पेशेंट्स यूज QR कोड इन 365 हॉस्पिटल्स फॉर फास्टर रजिस्ट्रेशन विदाउट क्यूइंग अप। ये कुल मिला के टेक्नोलॉजी का यूज है, QR कोड लगा दिया गया है ना,
लगभग 365 हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल प्राइवेट और सरकारी दोनों हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख पेशेंट ने QR कोड यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया बिना लाइन में खड़े हुए। तो उसी के बारे में, तो कुल मिला के ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज इन द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि जब आयुष्मान भारत अभियान आया था, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक वो बनाया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आयुष्मान भारत मिशन को। तो उसी का पार्ट एक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, जिसको कि इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्कैन एंड शेयर सर्विस स्टार्ट की गई है, ठीक है, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन में जल्दी होगी, आपकी एक प्रोफाइल बनेगी या डेटाबेस आईडी बनेगी जिसमें आपकी पुराने रिकॉर्ड्स रखे रहेंगे, ठीक है, तो स्कैन करते ही वो सब अपडेट हो जाएगा। तो बेवजह का डॉक्यूमेंट का जो बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब थकाऊ प्रोसेस होता है, आप कहीं भी जाएँ हॉस्पिटल्स में तो डॉक्यूमेंट वाला सबसे ज़्यादा थकाऊ प्रोसेस होता है, वो सब कम हो जाएगा। तो एक मतलब बहुत ही अच्छा कदम है ये, जो जाता है हॉस्पिटल्स में उसको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि कितना ख़राब लगता है जब डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में आप चलते चलते एकदम एड़ियाँ घिस जाती हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात थी। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, फाओ एंड सीड लॉन्च SDG एग्री फूड एक्सीलरेटर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये है, सिर्फ इतना है कि एग्री फूड जो है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी कंसीडर करके एक प्रोग्राम बनाया गया है इनोवेटर्स के लिए। कोई इनोवेशन दिया जाए, उनको फंडिंग दिया जाए, मार्केट रीच दिया जाए, जिससे कि वो ऐसे मतलब इस तरीके से अपना बिजनेस रन करें, एग्री फूड वाले जो स्टार्टअप्स हैं, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करें और अपना बिजनेस भी रन करें। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में है, ठीक है। थोड़ा जो मैंने बताया वही चीज़ है। प्रोग्राम इज डिजाइन टू हेल्प एग्री फूड स्टार्टअप्स टू डेवलप देयर बिजनेस वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द UN's SDG ना। 3 एरिया में इनको फ़ायदा मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल इंटरप्राइजेस को, फाइनेंशियल रेडीनेस, मार्केट रीच, इनोवेशन पोटेंशियल, ठीक है। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये UN की एक संस्था है जो 1945 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है, ठीक है। और फाओ हर साल कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी। फाओ का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड और एग्रीकल्चर के बारे में मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय फाओ। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो देख रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से फूड एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें के बारे में जितना भी होता है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही उसका रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। तो अब एक स्लाइड में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा लंबे गोल्स हैं, ज़्यादा गोल्स हैं, इनको एक साथ ऐसे अचानक से याद करना काफ़ी कठिन काम है। इससे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखते रहेंगे। मैं इसको थोड़ा मतलब एक लाइन से मैं कुछ कनेक्ट करके पढ़ता हूँ, जिससे कि आप इसको याद कर सकें, याद करने में थोड़ा ईजियर होगा, ठीक है। नंबर 1 है नो पॉवर्टी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है कि पॉवर्टी ख़त्म करें। पॉवर्टी ख़त्म होगा तो जीरो हंगर होगा, अर्थात खाने पीने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा गोल ये हो गया, खाने पीने को मिलेगा तो हेल्थ सही रहेगा, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ सही रहेगा तो तीसरा गोल हो गया, हेल्थ सही रहेगा तो दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। तो दिमाग साफ़ होगा आपका, दिमाग का जो गंदगी भरा रहता है ना, कि हाँ सोशल कुछ इनइक्वलिटीज़ जो रहती हैं, रूढ़वादिता, वो सब हटेंगी। तो 5वें नंबर पे आएगा आपका जेंडर इक्वलिटी। आप नहीं मतलब जेंडर इक्वलिटी आपके अंदर आएगी, आप
भेदभाव नहीं करेंगे जेंडर्स में ना, तो दिमाग साफ होकर पढ़ाई करेंगे। 4th पे आएगा क्वालिटी एजुकेशन। फिर 5th पे आएगा जेंडर इक्वलिटी। अब इतना जब हो जाएगा तो फिर जब दिमाग साफ़ हो गया तो फिर बाहरी फिजिकल चीज़ें भी जो है वो साफ़ होनी चाहिए, लाइक वाटर एंड सैनिटेशन ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पानी साफ़ पिएं और साफ़ सुथरा रखें चीज़ें, ठीक है। अब ये हो गया। तो उसके बाद जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक। अब जब पानी और बाकी इन्वायरमेंट साफ़ हो गया तो एनर्जी भी हमें क्लीन मिलना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। वो 7वां हो गया। अब ये सब इतना हो जाएगा, क्लीन एनर्जी मिल जाएगी, पानी साफ़ हो गया, दिमाग साफ़ हो गया ना, जेंडर इक्वलिटी हो गई, तो फिर हमें डिसेंट वर्क मिलेगा। सीधी सी बात है, इसका मतलब हम पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, तो हमें डिसेंट वर्क मिलेगा, और डिसेंट वर्क मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये 8th नंबर हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, तो जब इंडस्ट्री इनोवेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इनइक्वलिटी कम होगी, अर्थात सबको बराबर मौका मिलेगा, सबको बढ़ने का चांस मिलेगा ना, सब पढ़ें सब बढ़ें वाली बात। तो वो 10 नंबर पे आ जाएगा, रिड्यूस इनइक्वलिटी, ठीक है। तो अच्छा, 5वें नंबर पे है जेंडर इक्वलिटी और 10वें पे है रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो 5 दूना 10, दोनों में इक्वलिटी वाली बात है ना, ये भी याद रखें। 11वां सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जब इनइक्वलिटी कम हो जाएंगी तो जो भी कम्युनिटी रहेंगी वो सस्टेनेबल रहेंगी, ठीक है, जिए और जीने दे वाली बात रहेगी, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन उसके लिए भी छोड़ के जाएं, ठीक है। कम्युनिटी सही रहेगी तो सिटी भी सही रहेगी, कम्युनिटी सिटी बनती है। तो जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जब सस्टेनेबल कम्युनिटी बनेगी तो सीधी सी बात है वो कंज्यूम भी रिस्पॉन्सिबली करेंगे, है ना, और प्रोड्यूस भी रिस्पॉन्सिबली करेंगे, तो वो 12 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इतना करेंगे, सब कुछ रिस्पॉन्सिबली ही करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज का एक अच्छा एक्शन मिलेगा, क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा तो अंडर वाटर लाइफ एंड लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये दोनों सही होंगी। ज़मीन पानी के अंदर की जो लाइफ है, जानवरों के लिए, फिश के लिए या अदर स्पीसीज ऑफ मरीन, उनके लिए सही रहेगा। ज़मीन पे लाइफ सही रहेगी, ठीक है। इन जगह सही रहेगी तो इसका मतलब है कि पीस और जस्टिस रहेगा। ये तभी हो सकता है जब सब जगह शांति हो और जस्टिस वाला माहौल हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हों। उनके बाद अब जब इतना सब फ़ायदा है, इतना सब फ़ायदा, तो हर कोई सोचेगा कि चलो पार्टनरशिप कर ले इन गोल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम याद करें तो याद काफ़ी हद तक हो जाएगा। आप इसको 1-2 बार सुनेंगे ऐसे, जैसे कि मैं फिर से एक बार पढ़ ही देता हूँ कि नो पावर्टी रहेगा तो खाने को मिलेगा, जीरो हंगर रहेगा, जब खाने को मिलेगा तो दिमाग हेल्थ आपका सही रहेगा, ठीक है। हेल्थ सही रहेगा तो दिमाग काम करेगा, दिमाग करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करेंगे तो फिर जेंडर इनइक्वलिटी अर्थात दिमाग सही से यूज होगा, जेंडर इक्वलिटी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जेंडर इक्वलिटी सही रहेगा। फिर उसके बाद तब हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, वाटर पे सैनिटेशन पे ध्यान दिए तो फिर उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चाहिए, ठीक। ये सब हो गया तो आपके पास स्किल आ जाएगा, आपको डिसेंट वर्क मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो इनोवेशन होगा, इंडस्ट्री होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। ये सब होगा तो सीधी बात है इनइक्वलिटी घट जाएगी, इनइक्वलिटी कम होगी तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होंगी ना। कम्युनिटीज़ तो वही होते हैं ना जिसमें इनइक्वलिटी कम रहेगी, तो अच्छी कम्युनिटी रहेगी, अच्छी कम्युनिटी वो सस्टेनेबल रहेगी, उसी से सिटी बनेगी, तो सिटी भी सस्टेनेबल सिटी रहेगी, ठीक। अब जो हो गया उसके बाद ये सब हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जब सस्टेनेबल सिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबल ही कंज्यूम करेगी और रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस भी करेगी, ठीक। ये सब करेंगे तो क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा, ठीक। जब आप रिस्पॉन्सिबली सब कुछ करेंगे, क्लाइमेट चेंज कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी तो क्लाइमेट एक्शन अच्छा होगा, तो जिसकी वजह से लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर जो कि 14 है वो सही रहेगा, फिर लाइफ ऑन लैंड भी सही रहेगा, 15 है, ठीक है। ये सब रहेगा तो इसका मतलब है कि पीस एंड जस्टिस का माहौल है, सीधी सी बात, ठीक।
पीस एंड जस्टिस का माहौल है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16। अब जब इतना सब अच्छा लगेगा तो हर कोई कोशिश करेगा चलो इन सब गोल्स के लिए पार्टनरशिप कर लें, ठीक है। एक और चीज़ जो जैसे कि अगर हम बीच में कोई एक खूंटा मिल जाए, हमको एक और तरीका मिल जाए कि हम कैसे याद करें, जैसे नाइन्थ है ना, नाइन्थ गोल, नाइन शब्द में इन आता है, ना इन, ठीक है। नाइन में आता है नाइन, तो इनमें भी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन है, इंडस्ट्री का इन, इनोवेशन का इन, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन, तो नाइन में इन है और इन तीनों में भी इन है, तो यहाँ से तो नाइन वाला तो नहीं भूलेगा, ठीक है। बाकी जिस तरीके से मैंने क्रोनोलॉजी किया था उस तरीके से आप याद करेंगे तो वो भी सही रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अ केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल ये केस, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं पहले। जैसे पिछले साल जून की ही बात है, शिवसेना और एकनाथ शिंदे का गुट अलग अलग हो गया, ठीक। इन लोगों की पहले से ही एक दूसरे से गठबंधन वाली सरकार थी, तो शिवसेना और एकनाथ शिंदे दो अलग अलग गुट में बट गए, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ये होता है कि डिप्टी स्पीकर, वहाँ पे उस समय महाराष्ट्र के असेंबली में स्पीकर नहीं थे, तो डिप्टी स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहा, एकनाथ शिंदे के गुट को, ठीक है। एकनाथ शिंदे ने जो है इनको रिमूव करने का रेजोल्यूशन लगाया। रिमूव करने का रेजोल्यूशन जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पे लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसके अनुसार डिप्टी स्पीकर अपना वो राइट खो देता है कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करे, ठीक है। तो जब वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट मतलब कि आप मेजॉरिटी अपनी सिद्ध करिए हाउस में, ठीक है, असेंबली में। तो जो शिवसेना वाला ग्रुप था वो अपनी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पाया, ठीक। उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बना ली है, ठीक। ये तो केस था, ये मतलब ये पूरा कहानी थी, ये जो इशू था इस बेस पे ये हुआ। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केस, ठीक है। तो ये वो केस था, मैंने केस से आपको इंट्रोड्यूस कराया। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1985 में आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी जो शब्द है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में तब जोड़ा गया, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है, यूपीएससी आपको टिक कर सकती इसमें। 1985 में आया, 52वें संशोधन के अनुसार 10वां शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी वर्ड पहली बार जोड़ा गया। 4 कंडीशन होते हैं जिसमें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं स्पीकर या डेप्टी स्पीकर। वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम पार्टी, ठीक है, अगर कोई अपने आप खुद से रेजिग्नेशन कर दे तो ऑब्वियस सी बात उसका डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। डिसओबेइंग द डायरेक्शन ऑफ व्हिप, व्हिप होता है एक जैसे क्लास का मॉनिटर होता है उस तरीके से उस सभा का, उस पार्टी का एक व्हिप होता है, वो आपको डायरेक्ट करता है कि किस मतलब कब आपको प्रेजेंट रहना है और किस तरीके से वोट करना है, कब एब्सेंट रहना है, ये सब चीज़ें। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि आप उस पार्टी से हैं तो पार्टी की गाइडलाइंस को मानना ज़रूरी है। इफ़ नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, अगर नॉमिनेटेड मेंबर जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, या पिछले साल एक काफ़ी चर्चित केस था, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, ये लोग नॉमिनेटेड मेंबर थे। ये लोग अगर 6 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि इनकी जो मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। इफ़ इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी, आपको जनता ने इंडिपेंडेंटली चूज करके भेजा है ना, इलेक्ट करके भेजा है कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद है, और आप वहाँ जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर देते हो, आप डिस्क्वालीफाई होने के हकदार होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, राइट्स एट द सेंटर। ये एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चे का पिता, सेकंड बच्चे का पिता है, वो पूछ रहा है कि ये हमारा ही लड़का है कि या किसी और का है, इसकी जांच के लिए ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी 2 जस्टिस हैं वो कह रहे हैं कि भैया हरदम डीएनए टेस्टिंग ही ना कराया करें ना, डीएनए टेस्टिंग या फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है उसको लास्ट रिसॉर्ट के रूप में यूज किया जाए, ऐसे ना हरदम बस किसी भी बात के लिए आप डीएनए टेस्टिंग करवाने लगते हैं। डीएनए टेस्टिंग मतलब कि
उसकी बच्चे की प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। उसकी अंडर आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ होता है। तो बस यही है, इसमें इतना ही कहा गया है कि डीएनए टेस्ट एकदम लास्ट रिसॉर्ट में कराया जाए, जैसे कि जब डिवोर्स वाला केस होता है ना, ये सब सिद्ध करने के लिए नहीं कि हाँ लड़का हमारा है कि किसी और का है। तो डिवोर्स वोर्स का केस आया तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरे तरीके से आप जानने की कोशिश करिए, डीएनए टेस्टिंग ना कराया जाए। कुल मिला के इसका क्रक्स यही है, ठीक है। लास्ट में ये भी बताया गया है कि चाइल्ड राइट्स एंड उनके कुछ मतलब लीगल अधिकार कानून के लिए क्या क्या बने हैं, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है, एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। 1989 में UNCRC यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989 में जो जिसको लाया गया था, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया 1992 में। हालांकि ये जो कन्वेंशन है, इसने उस समय कहा था कि इंडिया में बच्चों को अभी पूरी तरीके से लीगल राइट्स दिलवा पाना अभी काफ़ी लंबा टास्क है, काफ़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है। और भी दूसरी चीज़ें जो बनी हैं लीगल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन में है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। PCM में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जिसमें उनकी 18 साल और 21 साल की एज डिसाइड की गई थी कि आप शादी की जो एज है लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, ठीक है। पोक्सो एक्ट 2012, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज किया गया है ना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें ये कहा गया है कि 16 से 18 साल के बीच में अगर बच्चा है तो और अगर वो हीनस क्राइम कर रहा है तो उसको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। हीनस क्राइम वैसे क्राइम जैसे कि जिसकी की सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि सिंगापुर और इंडिया ने अपना UPI और पे नाउ का एक MOU साइन किया है, ठीक है। एक डील साइन किया है UPI और पे नाउ के बीच में कोलैबोरेशन करने का, सिंगापुर और इंडिया। तो ये पहला UPI का ये पहला ऐसा डील है, ठीक है, इंटरनेशनल डील। इससे होगा क्या, इससे बस यही होगा कि इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा, रेमिटेंसेज जो कि सिंगापुर से काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को मिलते हैं, ठीक है, वो सब रेमिटेंसेज भेजने में आसानी हो जाएगी, फटाफट तुरंत हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन पेमेंट, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा, है ना, ये सारी फैसिलिटीज़। और सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख इंडियंस रहते हैं, तो NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मिला के सिंगापुर में 6.5 लाख लोग रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है इनके लिए। UPI इज़ ट्राइंग टू गो ग्लोबल, तो उसका पहला स्टेप है, UPI ग्लोबल होना चाहता है। और दूसरी चीज़ आपको पता ही है कि UPI एक इनिशिएटिव है NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। अगला देखते हैं, इंडियाज़ R&D एस्टिमेट्स आर एन इनकम्प्लीट पिक्चर, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ 0.7% ऑफ GDP है, ठीक है, जबकि अदर मेजर इकोनॉमी में क्या होता है 1.8% है। तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ 1.1%, जितना हमारा पूरा है नहीं उससे ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेजर इशू है, इसी के बारे में बात की गई है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़ के ये आर्टिकल, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ सोलर पैनल्स हो गए ना, बहुत महंगे आते हैं, वही चीज़ आप चाइना में लीजिए, काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। क्या कारण है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने। हम अभी अमेरिका से चीज़ें मंगाते हैं या दूसरे कंट्री से, इजराइल से हम अब अक्सर सुनते आते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हम मंगा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो हमारा राफेल डील हुई थी, राफेल डील, उसका प्राइस मैंने चेक किया तो उसका लगभग है, टोटल कॉस्ट जो आती है बनाने में 700 करोड़ आती है, ठीक है। लेकिन इंडिया को कितने मिला, 1650 करोड़ में। क्या रीज़न था, डिफेंस में जो है हमारा R&D कमज़ोर है, ठीक है। डिफेंस क्या, पूरा ओवरऑल GDP का जो 0.7% है, तो समझ सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। पर एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट का हमें लगभग
दस 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर हम वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने यहाँ करते तो। और दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जब 1980s में अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से या उसकी टेक्निक देने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नहीं था। तब हम ज़बरदस्ती मजबूरी में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किए, अपना सुपर कंप्यूटर बनाया, ठीक है। अभी कोरोना के समय में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, मोबाइल है ना, लैपटॉप, ये सब, इन सब में ये जो लगता है सेमीकंडक्टर चिप, ये हम मोस्टली चाइना से मंगाते हैं। चाइना से मंगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके लिए नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब कोरोना में क्या हुआ कि चाइना से जो सप्लाई कम हो गई तो यहाँ पे लंबी लाइन लग गई, कतार पे कतार। किसी को गाड़ी चाहिए 6 महीने 1 साल की लाइन वेटिंग पीरियड हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये तो ठीक है, मतलब एक बेस पे कहा जा सकता है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मतलब काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इसके थोड़े मोड़े जो कारण रहे हैं उसको भी हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। लाइक जब से आज़ादी मिली तो उसी टाइम हम मतलब अंग्रेज़ों ने लूट लिया था बढ़िया से, सोने की चिड़िया को एकदम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद भी हम लगातार हर 10-12 साल में वार में फंसे रहे हैं, किसी न किसी लड़ाई में फंसे रहे हैं, ठीक है, वो था। फिर उसके बाद करंटली तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री हो गए हैं, तो इनके लिए सोशल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, उसी में ढेर सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास उतना बजट ही नहीं बचता, ये भी एक कारण है। लेकिन एक कारण ये भी है कि हम उतना ध्यान भी नहीं दिया, इंडिया ने उतना ध्यान भी नहीं दिया है। जैसे कि दूसरा जो सीधा सीधा डिफरेंस दिख सकता है कि अदर जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, अराउंड 2/3 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना कम्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया, जबकि हमारे यहाँ क्या है 35-36% प्राइवेट सेक्टर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है। तो ये इसको तो हम प्रमोट कर ही सकते थे पहले ही। हालांकि अभी अब हो रहा है ना, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक आई है जिसमें कि चिप बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को ना। ये इसरो जो है उसका अंतरिक्ष जो एक कमर्शियल आर्म है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और कुछ अगर हम डिफरेंसेस और देखना चाहें, जैसे जीपीएस हर कोई जीपीएस यूज़ करता है, और ये बहुत पहले ही अमेरिका लेके आया है, 2000 से पहले। पूरे मतलब पुरानी तकनीक भी है और इसका रेंज भी वर्ल्ड वाइड है। लेकिन और हम जाके अब ये 2017-18 में IRNSS लेके आया, ठीक है, वो भी लिमिटेड है। इंडिया का पूरा एरिया, उसके आसपास का 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि कितना लॉस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इग्नोरेंस की वजह से हुआ, या हम उस पर उतना ध्यान नहीं दिए। अभी एलन मस्क जब देखिए वो सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट दे देता है, यूक्रेन में वार चल रहा है, उसमें उसने सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया। अब वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही तो है ना, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका कितनी पॉपुलर है। चाइना में सेमीकंडक्टर्स हैं, PPE किट है ना, सोलर पैनल्स, ये सब काफ़ी सस्ते हैं और हमारे यहाँ महंगे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात किया है ये जो आर्टिकल है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज 60% ऑफ इंडियाज वोटर्स लिंक्ड आधार टू वोटर ID, RTI। एक RTI में अभी ये खुलासा हुआ कि 60% इंडिया के वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना आधार जो है वोटर ID से लिंक कर दिया है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर पे है त्रिपुरा, 92% लोगों ने इसमें लिंक किया है। उसके बाद लक्षद्वीप है 91%, MP है 86%। सबसे नीचे जो है वो गुजरात है 31% के साथ, दिल्ली भी उसी के साथ ही है, ठीक है। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक। 60% जो वोटर ID कार्ड में आधार लोगों ने लिंक कर दिया, उससे क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट को मैं एक
छोटे से थोड़ा अभी 2 दिन पहले मुझे एक कॉमेडी वीडियो आया था, किसी ने भेजा था मुझे। उसमें ये दिखाया गया था कि एक दादाजी आते हैं लगभग 70 साल के आसपास। वो जो इलेक्टोरल रोल्स लेके लोग बैठे नहीं थे गांव में कि हाँ भैया हमारी पार्टी से आओ, हमारे यहाँ से लेके जाओ, पर्ची लेके जाओ, दादा वोट दे के आओ। ठीक है, तो दादा वहाँ जाते हैं, पता करते हैं कि बेटा तुम्हारी काकी वोट देने आई थी क्या। तो वो जो थे इलेक्टोरल रोल्स जो लेके बैठे थे, बांट रहे थे, कहते हाँ काका आई तो थी, अभी 15 मिनट पहले वोट दे के गई है। तो वो कहते हैं अरे साला इस बार भी चूक गया मिलने से, ठीक है, इस बार भी नहीं मिल पाया तुम्हारी काकी से। तो वो पूछता है इलेक्टोरल रोल वाला लड़का कि क्यों काका, काकी रहती नहीं क्या साथ में। तो काका कहते हैं अरे बेटा वो तो 15 साल पहले ही निपट गई, 15 साल पहले एक्सपायर हो गई, लेकिन वोट देने हर साल आती है और मैं हर साल मिल नहीं पाता हूँ। तब वही है, क्या होगा अब, आपका जो आधार लिंक हो गया तब काका काकी से कभी नहीं मिल पाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि भैया आप काकी किसी काम की नहीं रही। तो ये सब फ़ायदा है, फेक का एंड डुप्लीकेट जो वोटिंग होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे एक कंसर्न भी है कि जहाँ देखिए वहीं आधार लगा दीजिए। ठीक है, वहीं आधार लगवा दिया जा रहा है। आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, आधार लगाइए। एग्ज़ाम देने जाना, आपको एडमिट कार्ड से काम नहीं चलेगा, आधार लाइए। ठीक है, राशन कार्ड चाहिए, आधार लाइए। तो जितनी भी चीज़ें, जब सारी जगहों पे जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज लग रही हैं वहाँ पर आपको आधार की ज़रूरत पड़ी रही है हर हाल में। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ होती है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फॉर्म 68 करके इंट्रोड्यूस किया है पिछले साल ना, जिसमें कि आपका आधार, पैन, ड्राइवर लाइसेंस, ये सब अपने वोटर आईडी कार्ड से आपको इंक्लूड मतलब लिंक करना है। ठीक है, और 2021 में एक एक्ट आया था, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स को डी डुप्लीकेट अर्थात उनका डुप्लीकेसी बंद करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ये कैसे कम होगा, जब आप आधार कार्ड अपना वोटर आईडी कार्ड जो होता है उससे लिंक कर देंगे तो ये फेक एंड डुप्लीकेट वोटिंग कम हो जाएगी। लेकिन वही एक सब जगह आधार ही लगाओगे, कहाँ कहाँ आधार लगाओगे। हमारी प्राइवेसी का भी तो देखना होता है ना। प्रेसिडेंट मुर्मू गिव्स अवे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, ये सब वन लाइनर्स टाइप के हैं, बस इसमें मैंने इतना इसको इसलिए लिया है कि संगीत नाटक एकेडमी के बारे में आप जान सकें। ये उसका लोगो है। ठीक है, नाउ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट संगीत नाटक एकेडमी। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1952, 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और पहले चेयरमैन थे डॉक्टर PV राजा मनार ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, वो 1953 में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक, तो ये हो गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री के, इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत 1952 में ये बना था, फंक्शनल हुआ था। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 बिगिंस इन मध्य प्रदेश। जिसको खजुराहो पता है मध्य प्रदेश में, उसको वैसे भी याद रहेगा कि ये वहीं है। ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन नेवडेक्स 2023 अबू धाबी में मनाया गया ना। आई मीन वहाँ पे हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है। INS सुमेधा इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। BVR सुब्रमण्यम न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, ये मैंने पहले ही बताया था, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है, अभी नए बने। टाटा मोटर्स ने ऊबर के साथ एक डील साइन की है जिसमें 25,000 एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई करेंगे टाटा मोटर्स। इंडिया टू होस्ट परमानेंट मिशन राउंड टेबल्स एट UN हेडक्वार्टर्स एज चेयर ऑफ G20। ठीक है, परमानेंट मिशंस राउंड टेबल को इंडिया हेड करेगा, होस्ट करेगा एज चेयरमैन ऑफ G20, जो कि अभी करंट टाइम पे चल रहा है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेट्स इंडिया पेवेलियन इन दुबई। दुबई में इंडिया पेवेलियन हुआ जिसका कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इनॉग्रेशन किया। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको काफ़ी न्यूज़ मिली होगी, मज़ा आया होगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको सारी समझ में आ गए होंगे।
सो अब इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसा भी लगेगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।